ये ट्रंकेट, ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो कोई भी देखिए यहाँ पे सब पूरा डेटा आपका डिलीट हो गया है। अब ड्रॉप में देखना क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप लेके आता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी दिखाई दे रहा है ट्रंकेट में। अभी देख लीजिए यहाँ पे ये हमने ट्रंकेट किया था, ये स्ट्रक्चर अभी भी दिखाई दे रहा है। टेबल्स अभी भी है, रोल नंबर नहीं, ठीक है। अगर मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ तो ये अभी भी इंसर्ट कर देगा, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डेटा को शो कर देगा, ठीक है। अगर मैं ड्रॉप स्टूडेंट्स करता हूँ, अब देखिए दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप करता हूँ और सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, दिखाएगा ही नहीं। देखिए कहीं पे टेबल माय डेटा में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का चैप्टर है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इट इज ए रॉ फैक्ट्स, फिगर्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट, नेचर, अनप्रोसेस्ड, अनरेकग्नाइज्ड एंड मे और मे नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ। डेटा क्या होता है? कोई भी नंबर्स हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, सिंबल्स होते हैं, इमेजेस हो सकते हैं। अगर एग्जांपल है इसका तो क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ नंबर 45, 60, 75। अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें तो सचिन 45 मार्क्स आए हैं, रिया 60, जॉन 75। तो डेटा आपका एक अनप्रोसेस्ड, अनरेकग्नाइज्ड कोई भी नंबर हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकते हैं, या प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन भी डेटा कहलाती है। अब देख सकते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डेटा दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नेचर कैसा? इंटरप्रेटेड डेटा विद कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस, उसका एक पर्पस होता है और जो एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट देता है या किसी का एक डेटा का कुछ मीनिंग निकलता है, उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इज 60, ठीक है। जॉन स्कोर्ड द हाईएस्ट विद 75 मार्क्स। जिस भी डेटा से कोई इंफॉर्मेशन, जो भी एक मीनिंगफुल पार्ट्स या कह सकते हैं उसमें मीनिंग्स निकलता है, उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर डिफरेंस होता है देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा होता है जो भी आपका रॉ फैक्ट्स होते हैं, कोई भी नंबर, मैंने पहले बताया, सिंबल्स, आपका टेक्स्ट आपके डेटा हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मार्क्स 75 हाईएस्ट विद स्कोर जॉन द, ठीक है, ये एक डेटा है, ठीक है। अब इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर वही इंफॉर्मेशन को देखें तो एक प्रोसेस डेटा होता है। अब देख लेते हैं एग्जांपल, जॉन स्कोर्ड द हाईएस्ट विद 75 मार्क्स। अब ये जो ये डेटा था उसको ये प्रोसेस वे में क्या कर दिया, उसको इसका एक मीनिंग निकल रहा है, जॉन स्कोर्ड द हाईएस्ट विद 75 मार्क्स, ठीक है। जबकि डेटा में क्या है, मार्क्स 75 हाईएस्ट विद स्कोर जॉन द, ठीक है। डेटा आपका कोई भी सिंबल्स हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं। जबकि उसी डेटा को हम प्रोसेस करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन डेटा हो सकती है, लेकिन ऑल डेटा आर नॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन आर डेटा। इंफॉर्मेशन डेटा हो सकता है, लेकिन डेटा इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ऑल द डेटा आर नॉट इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज फाइल। A file is a collection of data or information stored on computer given a name and usually an extension. It can contain text, images, audio, video programs or any types of data. ठीक है, आपका फाइल कोई भी आपका एक टेक्स्ट फाइल्स हो सकती है। अगर मैं एक अभी आगे एग्जांपल देखेंगे इसका, टेक्स्ट फाइल कैसे होती है। जो वो आप फोटो देखते हैं वो भी एक इमेज है, इमेज फाइल है। सॉन्ग्स जो ऑडियो फाइल्स होती है वो भी आपकी एक फाइल है। और रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स की बनती है वो भी एक फाइल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल्स होती है, बाइनरी फाइल्स होती है, प्रोग्राम फाइल्स होती है और सिस्टम फाइल्स होती है। टेक्स्ट फाइल्स, इसमें आपने काम किया होगा नोटपैड में या डॉक्यूमेंट्स फाइल्स में, ठीक है। एचटीएमएल में आपने काम किया होगा। बाइनरी फाइल्स, EXE, JPG, जो भी इमेजेस होती हैं या ऑडियो या वीडियो,
ये सब बाइनरी फाइल्स होती हैं। और प्रोग्राम्स फाइल जिन्होंने काम किया होगा, जैसे पाइथन में जिन्होंने काम किया होगा या जावा में जिन्होंने काम किया होगा, वो प्रोग्राम्स फाइल्स कहलाती हैं। सिस्टम फाइल्स DLL होती हैं, ठीक है, या डॉट सिस्टम्स कहलाती हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है? और फाइल सिस्टम इज अ मेथड दैट प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये फाइल्स को हैंडल करती है अपनी तरीके से। जो विंडोज हो गया, विंडोज में फाइल सिस्टम क्या होता है? NTFS, लाइनेक्स में EXT4, मैक OS में APFS, टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज मैनेज फाइल। जो भी आपकी विंडोज में होंगी वो या लाइनेक्स में होंगी, क्योंकि वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वहां पे फाइल सिस्टम NTFS के द्वारा तो उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट। जैसे आपका लाइब्रेरी में बुक्स को रखा जाता है, वैसी फाइल सिस्टम यहाँ पे मैनेज करती है ऑल द फाइल्स। टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं ओल्डर वर्जन में FAT32 सिंपल बट लिमिटेड होता था, लेकिन जो अब मॉडर्न जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे वो कौन सा यूज करता है फाइल सिस्टम? NTFS, सपोर्ट सिक्योरिटी कंप्रेशन एंड रिकवरी, ठीक है। इसी प्रकार लाइनेक्स में EXT3 और EXT4 और मैक में APFS फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम मीन्स जो आपके कंप्यूटर में फाइलों को मैनेज करता है, जब आप ओपन करते हैं या उसमें कुछ लिखते हैं वो फाइल सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। अ मेन डिसएडवांटेज ऑफ ए फाइल सिस्टम कंपेयर टू DBMS, क्या है इसका डिसएडवांटेज फाइल सिस्टम का? देखिए कि स्टूडेंट्स फाइल्स है, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट्स फाइल्स यहाँ पे ये टेक्स्ट इसमें TXT और इसमें नेम है, एज है। अगर मैं इसी को देखूं यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइल को अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट्स नोटपैड में बनाता हूँ, देखिए यह है आपका नोटपैड स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक फाइल बन गई। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये इसमें मैंने डेटा को स्टोर कर लिया है। क्या है? रोल नंबर, नेम, एज 1 और इस जो रोल नंबर है 1 तो सचिन है और उसकी एज 20 है। इसी प्रकार 2 पे रमेश है 20, ठीक है। और मैंने इसको स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स फाइल सेव हो गई, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड मार्क्स, ये है। फिर से इसमें फिर से एक और फाइल और मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। ये मार्क्स की डिटेल है उनकी, इसको सेव एज मार्क्स, ठीक है, .txt नोटपैड में फाइल, यहाँ पे आ गया मार्क्स। अब इसके देखिए इसके डिसएडवांटेजेस अब देखते हैं क्या है। जो भी डेटा रिडंडेंसी, इसमें डेटा रिडंडेंसी होती है। स्टूडेंट नेम इज स्टोर्ड इन बोथ दीज फाइल। अब मैंने आपको दिखाया स्टूडेंट्स फाइल में, देखिए यहाँ पे रोल नंबर है, नेम आ रहा है सचिन, रमेश, सीता, एज इनकी। और इसी प्रकार में अगर मार्क्स देखूंगा, मार्क्स में रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, यहाँ पे भी नेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम और दूसरी फाइल में भी आपका देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स फाइल है और ये मार्क्स फाइल है, दोनों में नेम आ रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, रिडंडेंसी हो रही है, दो फाइल में आपके मार्क्स को लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिडंडेंसी होती है इसमें, ठीक है। और डेटा इनकंसिस्टेंसी, सपोज स्टूडेंट सचिन बट मार्क्स टैग्स इज मिसटाइप एट सचिन, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी डेटा फाइल्स में ये देखने को मिलती है, देख लेते हैं हम कैसे होता है।
अगर मैं देखिए स्टूडेंट्स में यहाँ पे किसी ने जो मेन फाइल है उसकी स्टूडेंट्स है, और अगर मैं इसकी मार्क्स की फाइल लेता हूँ, ठीक है, अगर किसी ने धोखे से यहाँ पे मिस स्पेल कर दिया, ठीक है, तो दोनों फाइलों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स फाइल में सचिन है और मार्क्स फाइल में सचिन, SACHIN, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी आ गई। अगर मान लो यही डेटा अलग हो जाएगा, ठीक है, कोई SACHEN और ये CHIN, दोनों में इनकंसिस्टेंसी की, ये डेटा अलग हो गया, ये सचिन नाम से हो गया, और ये यहाँ पे जब स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो फाइल सिस्टम में कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि इसको रोक सके, ठीक है। मान लो किसी से, ये तो है नहीं कि ह्यूमन एरर हो सकती है कहीं पे, यहाँ पे तो 3 डेटा है, कई फाइल्स में या अभी डेटाबेस में देखेंगे कि वहां पे थाउजेंड्स डेटा या रोज होती है, यहाँ पे 3 रोज है, 4 रोज, वहां पे 1000 रोज होती है। मान लो किसी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, तो वो कैसे उसको चेक करेगा, ठीक है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो फाइल सिस्टम में ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि इनकंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। अपडेट एनोमली की, यहाँ पे अगर मैंने सचिन चेंज हिज नेम, ठीक है, कोई भी अगर चेंज करता है तो इनकंसिस्टेंसी आती है। देखिए अब यहाँ पे मैंने पहले तो उसका नेम चेंज किया था, यहाँ पे स्टूडेंट्स था, अगर मान लो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स से किसी ने पहले स्टूडेंट्स नेम का कोई चेंज करा देता है, ठीक है, आधार कार्ड में या किसी में चेंजेस होते हैं, मान लो मैं यहाँ पे जोशी लिखता हूँ, ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मान लो भूल गया यहाँ पे, तो उसका तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे वैसी गलती होगी सचिन, यहाँ पे सचिन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ अगर वहाँ पे हजारों आपके स्टूडेंट्स होते, किसी ना किसी में चेंजेस होते, तो वो कैसे करता। और यहाँ पे एनोमली आ गई कि यहाँ पे सचिन जोशी और यहाँ पे सचिन है, तो मान लो जो काम करने वाला होगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सचिन जोशी है रियल में या सचिन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें इनकंसिस्टेंसी भी देखने को मिलती है, जो डिसएडवांटेज है फाइल सिस्टम में। नो कॉन्करेंट एक्सेस, मल्टी यूजर प्रॉब्लम कि मल्टीपल जो उसे एक्सेस सेम टाइम में अगर ये करेंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है, ठीक है। अगर कोई भी टीचर्स अगर अब एक ही फाइल को अपडेट करते हैं तो वो करप्ट हो सकती है फाइल्स। नो बैकअप एंड रिकवरी, ए फाइल इज डिलीटेड मैनुअली, रिकवरी इज नीडेड। अगर आपका फाइल सिस्टम है तो उसे मैनुअली रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है, जबकि डेटा बेसिस में वहां पे ट्रांजेक्शन लॉग्स होते हैं जो बैकअप रखते हैं। पुअर डाटा रिलेशनशिप, इसमें कोई डेटा रिलेशनशिप होता नहीं है फाइल सिस्टम में, जो हमें डेटाबेस में देखने को मिलता है। अभी देखेंगे आगे कैसे होता है। व्हाट इज डेटाबेस? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड एंड मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली। डेटाबेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज वे में जो डेटा को रखा जाता है, ठीक है। और एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, देखिए यह है मेरा डेटाबेस। अगर मैं इसको यूज बेस, माई डेटाबेस, सॉरी माई डेटाबेस, ठीक है, ये यूज कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे टेबल्स हैं, अगर मैं इसमें से कैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपका डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे ये है, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो रोज एंड कॉलम्स में दीज आर दी कॉलम्स एंड दीज आर दी रोज, इस प्रकार इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, की फीचर्स, जो डेटाबेस में इसके की फीचर्स क्या है? ऑर्गेनाइज डेटा, जो ऑर्गेनाइज वे में रोज एंड कॉलम्स में टेबल्स में
डेटा को स्टोर किया जाता है। ये टेबल है, यहाँ पे रोज, यहाँ पे ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है, और ये पूरा ये एक रोज है, ठीक है। इजिली एक्सेसिबल, आराम से ही आप एसक्यूएल यहाँ पे आप क्वेरी लिखिए और इसमें आपका क्या डेटाबेस जो उसमें डेटा होगा आराम से शो होता है, ठीक है। मैनेज बाय डीबीएमएस, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जैसे माई एसक्यूएल जो हम काम कर रहे हैं, ये माई एसक्यूएल है और ये इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसको आराम से हैंडल करते हैं। मिनिमाइज रिडंडेंसी, इसमें ये रिडंडेंसी को अवॉइड्स करते हैं। अभी देखेंगे आगे कैसे अवॉइड किया जाता है। इंश्योर इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, इसमें इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पूरी तरह से इसका यूज होता है। देखते हैं एग्जांपल, बैंक एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स हैं इसके डेटाबेस के, बैंक डेटाबेस होता है, स्कूल डेटाबेस, ई कॉमर्स डेटाबेस। आपने देखा होगा आपके स्कूल डेटाबेस में या कहीं पे बैंक, आपने जो भी बैंक में जाता है उसमें आपने जब खाता खुलवाते हो या कोई भी आप वहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन करते हो तो वहाँ पे जो आपका डेटाबेस में आपके नेम और अकाउंट नंबर स्टोर होता है। ऐसी स्कूल में कोई होगा तो वहाँ पे देखता हो जब फीस जमा करते होगे तो वहाँ पे स्कूल में एक डेटाबेस होगा जहाँ पे आपके पूरे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। ऐसे ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है, यहाँ पे आप जब कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो वो डेटा आपका कहाँ पे, उस साइट जो उस कंपनी के डेटाबेस में स्टोर होता है। हाउ डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस, लॉजिकल स्टोरेज जो हम देखते हैं ये आपका ये लॉजिकल है, ठीक है, जो हम देख रहे हैं ये लॉजिकल स्टोरेज है। और फिजिकल, हाउ डीबीएमएस एक्चुअली स्टोर दी डेटा, जो हमें ये दिख रहा है ये आपका लॉजिकल है और जो फिजिकली वो कैसे स्टोर होता है देख लेते हैं। देखिए लॉजिकल ये है, इस प्रकार से यही है डेटा, ठीक है। अब देख लेते हैं होता है क्या। जो रोल नंबर, नेम, ये क्लास, ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके, ठीक है, इसको क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स। रोल नंबर, नेम, क्लास, कॉलम्स है, ये जो वर्टिकल्स हैं ये रोल नंबर, नेम, दीज आर द कॉलम। और जो रोज होता है ये फर्स्ट, ये एक रो है जो आपके ब्लू में दिखाई दे रही है, 1 सचिन 12, और इसे रिकॉर्ड्स भी कहते हैं या इसे टपल भी कहते हैं, ठीक है। यही है टेबल्स, डेटा इज अरेंज्ड इन द रोज एंड कॉलम्स। और रोज आपका 1 स्टूडेंट्स ये दिखा रहा है, ये एक रोज को दिखा रहा है या 1 रिकॉर्ड को दिखा रहा है, ये सेकंड रिकॉर्ड को, ये थर्ड रिकॉर्ड को दिखा रहा है। इसी प्रकार जो कॉलम फील्ड्स होते हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स को, ये जो है ये आपके एट्रीब्यूट्स को शो करता है। ये कॉलम्स एट्रीब्यूट्स को शो कर रहा है, फील्ड्स को ये नेम, क्लास, एज, इसके शो कर रहा है एट्रीब्यूट्स को। और द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री। यहाँ पे कितने कॉलम्स है 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4। और जो नंबर्स ऑफ रोज इज कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन, इसी को टेबल्स को रिलेशंस भी कहते हैं। और जितनी रोज होती हैं, रोज को हम यहाँ से काउंट करते हैं जिसमें एक्चुअल डेटा जाता है, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 रोज है तो इसकी कार्डिनलिटी टेबल की या रिलेशन की कार्डिनलिटी कितनी होगी 3 होगी। नेक्स्ट है आपका फिजिकली स्टोरेज, कैसे स्टोर को जो फिजिकली स्टोर किया जाता है डेटा को। अभी तक हम ये देखते हैं जो हमें दिखाई देता है ये लॉजिकली दिखाई दे रहा है, और फिजिकली बिहाइंड द सीन डेटाबेस ट्रांसलेट टेबल्स इनटू फाइल्स। टेबल्स भी किस में, ये टेबल्स है हमारी पूरी, अब ये किस में स्टोर हो रहा होगा, इसको ट्रांसलेट करता है आपका डीबीएमएस और फाइल्स में, और फाइल्स में कन्वर्ट करके उसे डिस्क में, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसमें स्टोर करता है। डेटा इज स्टोर्ड इन दी पेजेस, सबसे पहले क्या करता है डेटा को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता है, जो 4 KB, 8 KB या 16 KB होते हैं। और पेजेस आर ग्रुप इनटू एक्सटेंट लार्जर यूनिट, कहते हैं उसे एक्सटेंट फ्रॉम द सेगमेंट टेबल इंडेक्स, ठीक है। सो फिजिकली रोज स्टोर्ड इनसाइड द पेजेस, इंडेक्स is stored separately for faster search और log stored मीन्स जो पूरा है पहले तो टेबल्स इसमें पेजेस में और पेजेस सेगमेंट्स में आपके स्टोर होते हैं, और ये फिजिकली आपके डेटाबेस यानी फाइल जो आपका हार्ड डिस्क है वहां पे स्टोर होता है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस होता है, नेटवर्क डेटाबेस, ये 1960 में इनको यूज किया जाता है। जो हायरार्किकल डेटाबेस में स्टोर कैसे किया जाता था, डेटा स्टोर इन ए
ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और नेटवर्क में इज यूज्ड एज ए ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। रिलेशनल डेटाबेस जो आप MySQL में यूज कर रहे हैं उसमें आपके डेटाबेस कैसे स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे देखिए रोज एंड कॉलम्स है, ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, एज, नल, और ये पूरा जो इनको मिला के कंबाइंड कर दें इन कॉलम्स को तो ये एक रोज बनती है, ये सेकंड रोज है, ठीक है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्टोर एज डेटा एज ऑब्जेक्ट लाइक ओपी। NoSQL डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं जैसे MongoDB, ठीक है। और जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। इसी प्रकार अब डेटाबेस, अब DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system is a software that is used to create, store, organize and manage data, ठीक है। जो आपके पूरा डेटाबेस है MySQL का, ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसको मैनेज करते हैं, इसको क्रिएट, स्टोर और ऑर्गेनाइज दी डेटाबेस। डेटाबेस जहाँ पे एक्चुअल डेटाबेस स्टोर जो कंटेंट को या आपके डेटा पे स्टोर किया जाता है। DBMS जो आपके सॉफ्टवेयर्स जो इसको मैनेज करता है आपके डेटाबेस को, और यूजर इसी की हेल्प से डेटाबेस में को मैनेज करता है, ठीक है। अब DBMS, DBMS is a software that allow user and application to interact with the database to perform operations like, अब DBMS में ही आपके क्या परफॉर्म होते हैं ऑपरेशंस, क्रिएट, कैसे डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है, उसमें कैसे डेटा को इंसर्ट किया जाता है, अपडेट किया जाता है, डिलीट किया जाता है या रिट्राइव किया जाता है, अभी देखेंगे। की फंक्शंस ऑफ DBMS, डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, कंकरेंसी कंट्रोल एंड बैकअप एंड रिकवरी, जो DBMS के की फंक्शंस हैं। एक तो एफिशिएंटली स्टोर एंड फैचेस दी डेटा, यहाँ पे आराम से डेटा को फैच किया जा रहा है या रिट्राइव किया जा रहा है और इजीली इसमें स्टोर भी किया जाता है। इंटीग्रिटी, इंश्योर करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, मतलब कि इसमें कंसिस्टेंट डेटा ही जाएगा, करेक्ट डेटा ही जाएगा, बहुत कम चांसेस है कि इनकरेक्ट डेटा जाए, ये पूरी इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। और डेटा सिक्योरिटी इसमें होती है, ऑथराइज करते हैं यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। डेटा इंडिपेंडेंस, यूजर डोंट नीड टू नो हाउ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड, ये तो लॉजिकली, ये तो दिख रहा है फिजिकली कैसे स्टोर हो रहा है, उससे यूजर को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल, जो अगर मल्टीपल यूजर इसमें डेटाबेस में काम करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कंट्रोल करता है। और बैकअप और रिकवरी की इसमें पूरी, जो अगर आपका डेटाबेस कहीं पे क्रैश होता है तो बैकअप और रिकवरी का पूरा प्रोटेक्ट दी फेलियर्स। एग्जाम्पल DBMS, MySQL, Oracle, जो आप यूज कर रहे हैं MySQL है, Oracle होता है SQL सर्वर, PostgreSQL, NoSQL, DBMS, Mongo जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DB और ऑब्जेक्ट DB। इस प्रकार DBMS vs डेटाबेस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डेटाबेस जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, DBMS जहाँ पे उस स्टोर डेटा को सॉफ्टवेयर की सहायता से या हेल्प से मैनेज किया जाता है, वो DBMS कहलाता है। डेटाबेस में आपका एक्चुअल डेटा को स्टोर किया जाता है, और जो DBMS होता है वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें उनकी सहायता से उसको मैनेज किया जाता है। अब डेटाबेस जहाँ पे मैंने बताया बैंक का, वहाँ पे बैंक का डेटाबेस होता है, स्कूल का डेटाबेस या ई-कॉमर्स साइट का अपना डेटाबेस होता है। और DBMS MySQL, ये MySQL है जहाँ पे इन डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज RDBMS? RDBMS is a relational database management system. It store data in tables. टेबल्स में, जबकि ये रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। एग्जांपल्स, ये MySQL भी आपका रिलेशनल डेटाबेस, Oracle, PostgreSQL, दीज आर रिलेशनल डेटाबेस जिसमें हम ये काम कर रहे हैं, ये भी आपका एक रिलेशनल डेटाबेस है।
स्टूडेंट टेबल ये समझा चुका हूं अभी। अब देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस के फीचर्स। डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स नॉट फाइल्स। ठीक है, डेटाबेस में क्योंकि ये आपके टेबल्स में स्टोर होते हैं। प्राइमरी कीज यूनिकली आइडेंटिफाई, इसमें जो कंस्ट्रेंट या कह सकते हैं जो कीज होती हैं, जो प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। फॉरेन की क्या बनाती है, रिलेशनशिप। और इन दोनों की वजह से क्या है, एक रिलेशन बनता है किसमें, डेटाबेस के जो कंटेंट, जो उसके डेटाबेस में आपका रिलेशंस बनता है प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इंप्रूव कंसिस्टेंसी। और जो ACID प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिसिटी, ये क्या होती हैं, ये एक तरह से इंटीग्रिटी को फॉलो करती हैं, आपके डेटाबेस में करेक्ट डेटा जाए। एटॉमिसिटी मींस कि एटॉमिसिटी इन द डेटाबेस इंश्योर दैट द ट्रांजैक्शंस आर इंडिविजिबल एंड इररिड्यूसिबल वेयर ट्रांजैक्शंस आइदर कमिट और अबॉर्ट। मींस कि आपने कोई यहाँ पे क्वेरी लिखी, ठीक है, अगर वो या तो फुलफिल होगी, ठीक है, या वो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसने अबॉर्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है। और अगर मैं ये करता हूँ तो ये डेटा लेके आ रहा है। ये तो या तो ट्रांजेक्शन्स पूरी तरह से कमिट होगा, दिखाएगा, नहीं तो वो उसको कैंसिल कर देगा। कंसिस्टेंसी एनी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द डेटाबेस एट पर्टिकुलर इंस्टेंस आर कंसिस्टेंट विद द चेंजेस टू अदर वैल्यू। अगर मैं किसी वैल्यूज में चेंजेस करता हूँ और ये अगर तुम्हारी दूसरी टेबल से रिलेटेड है तो वो उसको कंसिस्टेंट, मतलब कि उसमें कंसिस्टेंसी होगी। जैसे अभी देखेंगे एग्जांपल्स। आइसोलेशन, transactions in the database ensure that the working transaction will not be changed or affected by other transactions। मीन्स अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो और कॉन्करेंट एक्सेस है, अगर दूसरा कोई चेंजेस कर रहा है तो वहां पे वो देखता है कि कौन सा रिक्वेस्ट पहले आया उसको चेंजेस करता है, और जो बाद में गई है उसको वो नहीं करता। ड्यूरेबिलिटी, जैसे आपका टिकट बुकिंग में होता होगा कि आपने, क्योंकि हजारों लोग हैं, जब वो आपने देखा होगा कि आप बुक करवाने गए और वहां पे जैसे आपने एंटर का दबाया तो आपने देखा आपकी सीट कंफर्म नहीं है, वो मतलब कि आपसे पहले कोई बुक कर सका, उसी समय सेकंडों में ये काम होता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द डेटाबेस स्टेट दैट वंस ट्रांजैक्शन हैज बीन कमिटेड शुड रिमेन इन द सेम स्टेटस। मीन कि वो अगर आपके डेटाबेस में चेंज हो रहे हैं तो वो उसी फॉर्मेट में रहेंगे, उसी स्टेटस को दिखाएगा। अब देखिए एसक्यूएल कमांड इन आरडीबी। अब इसमें कौन कौन से कमांड्स होती हैं, एक तो डीडीएल कमांड होती है, डीएमएल कमांड होती है। डीडीएल कमांड्स, इट डील्स विद द स्कीमा, जो उसके स्ट्रक्चर से, इट डील्स विद द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस नॉट द एक्चुअल डेटा, ये उसके स्ट्रक्चर्स को दिखाता है, ठीक है। और डीएमएल, इट वर्क्स ऑन द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इनसाइड द डेटाबेस नॉट ऑन द स्कीमा स्ट्रक्चर। स्कीमा क्या होता है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, जो आपका डिजाइन होता है, ठीक है। अभी बताते हैं। अब देख लेते हैं क्रिएट, एक आपको क्रिएट करके दिखा देते हैं एक टेबल्स को। यहाँ पे क्रिएट डेटा बेस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं टेबल्स को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट्स, ठीक है, टेबल स्टूडेंट्स, ये है रोल नंबर सबसे पहले, इंटीजर, प्राइमरी की, ठीक है। फिर उसके बाद नेम,
varchar 50, ये इसके डेटा टाइप है। ठीक है, ये varchar हमने इसको रोल नंबर में इंटीजर वैल्यू जाएगी, इसमें आपकी अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी जा सकते हैं और आपके क्या कैरेक्टर्स भी इसमें जा सकते हैं। और वैर क्योंकि ये वेरिएबल्स है, मान लो यहाँ पे हमने 50, इसकी साइज, इसका हमने ये जो 50 है इसका साइज 50 है, मतलब कि अगर ए, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब कि ए बी सी डी लिखूँ तो ए अमित में AMIT तो 4 करेक्टर जाएंगे तो 4 साइज हो गया। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर जितने वेरिएबल्स में मान लो आपका नेम 20 करेक्टर्स में आता है तो जो बाकी के जो 30 करेक्टर्स है वो ऑटोमेटिकली क्या मेमोरी को रिड्यूस कर देगा, तो मेमोरी ज़्यादा नहीं लेता, इसलिए varchar कहते हैं। इसके बाद आपका क्लास var, इसको ले लेते हैं 30। इस हो गई है, अब दिखा देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स में टेबल्स है, ये स्टूडेंट्स, और अब इसमें इंफॉर्मेशन हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, रोल नंबर, नेम, क्लास। ठीक है, वैल्यूज, रोल नंबर 1, नेम को क्योंकि ये करेक्टर है इसमें सिंगल कोड के अंदर वैल्यूज जाएंगी, अगर मैं AMIT अमित। ठीक है, और क्लास ये भी क्योंकि varchar है, ये भी आपका मैं लिखता हूँ ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपका, और अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल दी जो आपकी वहाँ पे फील्ड्स रोज होंगी वो यहाँ पे कलेक्ट शो करेगा। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये आ गया 1 अमित और 12। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डेटाबेस इसमें बनाने में आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्राइमरी की लिए ये कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं यहाँ पे फिर से देखिए, अभी आगे इसको बताते हैं कि कैसे। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ और यहाँ पे चेंज करता हूँ कोई सचिन, सचिन, ठीक है, जैसे मैंने नोट पैड अभी दिखाते हैं इसमें डिफरेंस, ये लेने से मना कर देगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर स्टूडेंट्स, जबकि जो हमने यहाँ पे देखा था, अगर मैं यहाँ पे फिर से इसी को कॉपी करके देखता हूँ तो यहाँ पे मना नहीं करेगा। आ गया, जबकि वहां पे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाएंगी। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या हो गया, 2 वैल्यूज आ गई, और अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मना कर दे रहा है। क्यों?
प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ कॉलम, ये मना कर रहा बार बार। अगर मैं इसको 2 करता हूं तभी ये करेगा, नहीं तो ये देखिए अब आया ना, ये इंसर्ट वन रो इज अफेक्टेड, और इस प्रकार से ये फिर से दिखा देते हैं। ये अगर मैं सचिन की जगह RAN रमेश, ठीक है, ये देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, मना कर दिया। मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ 2 ही वैल्यूज को यहाँ पे इसने, और यहाँ पे देखिए सचिन गलत लिखेंगे, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और इसको हमें अपडेट कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी रहती है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं डाल सकते, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या, जो ये नेम है, नेम आपका गलत चले गया, ठीक है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगी। यहाँ पे आपकी डुप्लीकेट वैल्यू जा रही है, इनकंसिस्टेंसी हो रही है, ठीक है। एक तो आपका मेमोरी ज़्यादा लेगा, अगर यहाँ पे मान लो 1000 रोज होती, ठीक है, और वहाँ पे आपका डुप्लीकेट वैल्यू जारी होती तो वहाँ पे बहुत मेमोरी का खर्चा होता, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब देखिए अल्टर यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, जो पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसी में ही देख लेते हैं, मान लो मैं इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ कोई भी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्लास है, और इसी को ही ले लेता है एडिटर, यह है एडिटर टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, और ऐड। अब ये अगर मैं स्टूडेंट्स लिखता तो ये नहीं लेता, देख लेता है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे एडिटर टेबल, डुप्लीकेट कॉलम नंबर नेम एज, ठीक है, एज। और अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से करता हूँ आगे, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए एज आ गई है, ठीक है। तो एक आपके एडिटर क्या करता है, आपके जो आपके एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। अभी तक DDL कमांड्स चल रही हैं। इसी प्रकार ड्रॉप कमांड, यहाँ पे स्टूडेंट्स परमानेंटली इसको ड्रॉप, पहले तो इसको देख लेते हैं ट्रंकेट को, जो भी, और इसमें क्या डिफरेंस है। ये भी क्या कर रहा है, आपके जो भी पूरे टेबल्स के, ये पूरी टेबल्स के स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है, जबकि ट्रंकेट जो उसके कंटेंट, जो उसके अंदर फील्ड्स होते हैं उसको डिलीट करता है। देखिए अभी डिफरेंस देखना, अगर मैं यहाँ पे ट्रंकेट करता हूँ तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, देख लेते हैं, ये ट्रंकेट, ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो कोई भी, देखिए यहाँ पे सब पूरा डेटा आपका डिलीट हो गया है। अब ड्रॉप में देखना क्या डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप लेके आता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी दिखाई दे रहा है ट्रंकेट में, अभी देख लीजिए यहाँ पे, ये हमने ट्रंकेट किया था, ये स्ट्रक्चर अभी भी दिखाई दे रहा है, टेबल्स अभी भी है, रोल नंबर नहीं, ठीक है। अगर मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ तो ये अभी भी इंसर्ट कर देगा, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डेटा को शो कर देगा, ठीक है। अगर मैं ड्रॉप स्टूडेंट्स करता हूँ, अब देखिए दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप करता हूँ और सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, दिखाएगा ही नहीं, देखिए कहीं पे टेबल माई डेटा या डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे रुक जाइए, यूज ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूँ, ये है ही नहीं, टेबल स्टूडेंट डज नॉट
एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्रिएट करते हैं, फिर से डेटा को इंसर्ट करते हैं और फिर से डेटा को शो करते हैं। अब ये आ गया। तो डिफरेंस ये है कि आपका ड्रॉप और ट्रंकेट में वो टेबल्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको डिलीट करता है, जबकि ड्रॉप में उसके पूरी परमानेंटली डेटा को जो उसके टेबल्स है उसको ही डिलीट कर देता है, उसके स्कैमा को ही डिलीट कर देता है। रीनेम देख लेते हैं। रीनेम जो अगर आप स्टूडेंट्स को, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है और मैं इसको स्टूडेंट टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि STUDENT है, मैं S और लगाना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसमें से सेलेक्ट फ्रॉम स्टार तो ये अभी तो मना कर देगा, देखिए है ही नहीं। अगर मैं S लगाता हूँ क्योंकि मैंने इस टेबल को नेम चेंज कर रखा है तो यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, तो रीनेम, तो ये अभी तक DDL कमांड है। इसके बाद DML कमांड जो होती है आपकी मैनिपुलेशन, जो एक्चुअल डेटा उससे को मैनेज करते हैं। इंसर्ट अभी बताया था, इंसर्ट कमांड आपकी ये है इंसर्ट, और अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को डालना चाहें तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, कॉमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है, आपको ये जो प्राइमरी की है इसको देखना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। और यहाँ पे सचिन लिख देता है। अगर देखिए यहाँ पे 2 है और ये 2 है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मना कर देगा, इंसर्ट इनटू। ठीक है, और अगर मैं इसको 4 करता हूँ थ्री, ये आ गया, वैल्यूज नहीं आएंगी क्योंकि वैल्यूज वहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसमें आपका स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, S करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम दे रहा है, ये आ गया कि स्टूडेंट्स। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आ जाएगा क्या है, डुप्लीकेट एंट्री 2 कहाँ पे हो रही है, डुप्लीकेट एंट्री, अच्छा यहाँ पे, क्योंकि पहले तो देखिए हमसे गलती क्या हो रही है, पहले से ही यहाँ पे पहले से ही क्या है 2 है, और जब हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे वो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री जा रही है। अब हो जाएगा सही। ठीक है, और ये आ गया आपका, लेकिन नेम में चेंजेस, चाहे नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं क्योंकि आप कोई भी क्लास में वन इस जो रोल नंबर तो डिफरेंट होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में 2 नेम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ऐसी तुम्हारे बैंक अकाउंट भी इसी शहर में तो 5-5 6-6 के नेम होंगे, रमेश के या सचिन के या अमित के या अनिल के, वो हो सकते हैं लेकिन उनका अकाउंट नंबर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आपके अकाउंट रोल नंबर जो है डिफरेंट है, नेम सेम हो सकता है, नेम में कोई प्रॉब्लम, मान लो एक क्लास में 2 स्टूडेंट नेम सेम हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंसर्ट कमांड है। अपडेट, अब जो अपडेट कहाँ पे हो, अभी कहा था अपडेट कैसे, अब रमेश को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, यही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2, ये रमेश का नेम चेंज कर लेता है, अमित जोशी कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जो ये अपडेट कमांड है, अपडेट स्टूडेंट, जो रोल नंबर 1 है हम उसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं, हम उसका नाम अमित जोशी करना चाह रहे हैं। देखिए, ठीक है, और सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये आया, फर्स्ट रोल नंबर क्या हो गया, अमित जोशी, और क्लास 10th की रमेश।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपडेट कमांड वी कैन यूज इट। अब सेलेक्ट कमांड जो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, दीज आर दिस, और जो इसका मीनिंग होता है आपका, इसका मीनिंग ऑल होता है, सेलेक्ट ऑल दी कॉलम्स। अब मान लो स्पेसिफिक कॉलम्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लो हम रोल नंबर और नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, और रोल नंबर कॉमा नेम, ठीक है। तो बस अब आपका क्लास में आएगा वही आ जाएगा, रोल नंबर नेम। इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट कमांड को, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन देना चाहें कि इसकी एज क्या है या स्मॉलर है, वो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिलीट भी यही होता है, लेकिन उसमें आपको कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें, मान लो मैं थर्ड कॉलम रोज को डिलीट करना चाहता हूँ, देखिए तो पर्टिकुलर रोज को डिलीट करने के लिए हमें डिलीट कमांड का यूज करना पड़ता है। डिलीट, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, अगर मैं थर्ड को मैं डिलीट करना चाहूँ, ये वाली रोज को जिसका रोल नंबर 3 है, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रो को ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट, ये आ गया, इसने डिलीट कर दिया। अगर कई बार देखा गया है कि जब मान लो अगर मैं ये लिखता डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये पूरे के पूरी टेबल्स में जितनी भी रोज उनको डिलीट, अगर मैं कंडीशंस को नहीं लिखता तो ट्रंकेट कमांड की तरह ये बिहेव करता। तो डिलीट आपकी डीएमएल कमांड है, जबकि ट्रंकेट में आपकी कंडीशंस नहीं, वहां पे पूरे ऑल द रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि डिलीट कमांड आपका पर्टिकुलर रोज को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब फाइल सिस्टम में मैंने बता दिया, वहां पे आपके यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करता हूं और यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे टेबल्स का, इसको हटा देते हैं। एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं मार्क्स की, मार्क्स, ठीक है। यह इसमें रोल नंबर नेम सब्जेक्ट और मार्क्स, रोल नंबर नेम सब्जेक्ट, अब इसमें ये ना लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको हटा देते हैं, रोल नंबर को ले लेंगे, सब्जेक्ट और मार्क्स, इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। और इसको फॉरेन की बना देते हैं, रेफरेंसेस स्टूडेंट्स, हमने किससे किया, इस स्टूडेंट से किया। अभी रुक जाइए, तो यहाँ पे टेबल है हमारी स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये है टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसका जो रोल नंबर है उससे हम क्या करेंगे, इसको
रोल नंबर से इसे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। मार्क्स यहाँ पे कॉमा, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक क्रिएट कर दिया है और एक नई टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट हो गई है, ठीक है, मार्क्स की। और देख लेते हैं यहाँ पे, अब इस पे इंसर्ट करवा देते हैं मार्क्स। रोल नंबर नेम तो है नहीं, कौन कौन से रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और मार्क्स। वैल्यूज आपका क्या आएगा, रोल नंबर आएगा, सब्जेक्ट वेर कैर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैथ्स, मार्क्स 89, ठीक है। फिर थ्री के सचिन मैथ्स, यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश और मार्क्स 85। इसी प्रकार 4 रोल नंबर में आईटी, इसमें कर लेते हैं मार्क्स 100, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ये आ गए मार्क्स, ठीक है। यही हमने यहाँ पे किया था मार्क्स में ये, लेकिन यहाँ पे नेम अगर रिपीट हो रहा था मार्क्स में और स्टूडेंट्स में। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सेलेक्ट रोल नंबर, नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, एस डॉट, इसको अभी बताते हैं इसका, एस डॉट, एस डॉट, एम डॉट, एम डॉट, फ्रॉम स्टूडेंट्स, एस, join, join, marks, join marks, where s dot roll number equal to
m डॉट roll नंबर, ठीक है, ये हो गया। देखिए रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, दो टेबल्स थी, रोल नंबर 1 और 4 जो भी उसको मिली देख लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। स्टूडेंट्स में देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 4, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं जो जो उसको रोल नंबर मिलेंगे 1 3 और 4, ठीक है। 4 जो उसे मिले यहाँ पे जब उसने रिलेशनशिप देखा तो 1 और 4 का देखा, क्योंकि 3 उसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, ये देखिए इसमें 1 2 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो ज्वाइन कर रहा है तो क्या कर रहा है, रोल नंबर 1 और 4 को लेके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा। और जबकि यहाँ पे टेबल्स, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ अमित को, यहाँ पे अपडेट करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, जोशी को अमित करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ 12th, रोल नंबर 1, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, अमित, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइल में चेंज करता हूँ, इधर सचिन को शर्मा करता हूँ, ठीक है, और इसे सेव करता हूँ, तो दूसरी फाइल में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी है ही नहीं, इंटीग्रिटी है ही नहीं, गलत डेटा जा रहा है तो गलत डेटा जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे सचिन शर्मा, यहाँ पे सचिन शर्मा, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डेटाबेस में। अगर आप DBMS या RDBMS को यूज़ कर रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगता है, कहीं पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी 2 या 3 रिकॉर्ड है। अगर आप वहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक तो यहाँ पे हमें 2 बार नेम्स लिखने पड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया है डेटाबेस में, यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल में मेन रिकॉर्ड में मैंने अपना नेम लिख लिया और दूसरे में उसकी जो फर्दर डिटेल्स थी कि रोल नंबर 1 के सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ गए। मुझे यहाँ पे नेम लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक तो रिडंडेंसी कम हो गई, ठीक है। अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो मेन टेबल में या उसके जो दूसरी टेबल्स है उसमें चेंजेस करूँगा तो आसानी से होंगे और मुझे पता लगेगा। जबकि वहाँ पे जब कोई भी रिडंडेंसी हो रहा है, अगर मैं वहाँ पे कोई भी चेंज कर रहा हूँ तो कोई पता नहीं लग रहा। यहाँ पे मुझे अगर मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका यहाँ पे। अगर स्टूडेंट्स टेबल है यहाँ पे कर रहा हूँ तो दूसरी टेबल में जब मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ तो दोनों को उठा के लेके आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने चेंज किया था, अपडेट किया था यहाँ पे नेम, तो नेम लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें ये आपका डेटा इंटीग्रिटी, नो गारंटी, यहाँ पे तो कोई गारंटी नहीं है फाइल सिस्टम में। जबकि DPM में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लाए कि हम यहाँ पे प्राइमरी की को यूज़ करते हैं, कंस्ट्रेंट नहीं रूल्स, फॉरेन की को यूज़ करते हैं, यूनिक होता है, ठीक है, फॉरेन की आपका, कि हमने यहाँ पे बताया मैंने कि अगर मैं कोई भी डेटा को इंसर्ट करता हूं तो वो आपका डुप्लीकेट नहीं होगा और यूनिक ही होगा, मैंने भी करके दिखाया था, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख लेते हैं। दूसरा है डेटा रिडंडेंसी नहीं होती DBMS में, जबकि फाइल सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी होती है, ठीक है। इस प्रकार से डेटा सिक्योरिटी जो फाइल सिस्टम में, एनी यूजर कैन ओपन दी फाइल, आपका कोई भी यूजर आपकी फाइल को ओपन कर सकता है, ठीक है। जबकि डेटाबेस में आपको यहाँ पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड देना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं।
डेटा इंडिपेंडेंट, फाइल चेंजेस इन दी डेटा स्टोरेज फॉर्मेट इफेक्ट एप्लीकेशन। हाँ, एक बात, अगर यहाँ पे फाइल में चेंजेस हो रहे हैं और डेटा को जो दूसरी बार उस फाइल वो नहीं मिल रही है, जो भी फाइल्स को यूज़ करते हैं तो करप्ट हो सकती है आपकी फाइल्स, जबकि फाइल सिस्टम में, जबकि डेटाबेस में ऐसा नहीं। डेटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एप्लीकेशंस, जबकि फाइल सिस्टम में चेंजेस इन दी डेटा स्टोरेज फॉर्मेट अफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। Data and application are tightly linked. If you add any attributes in the file, all the program using that file will not understand the new structure. अगर आप फाइल सिस्टम में कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और वो कोई प्रोग्राम से लिंक है, तो वो प्रोग्राम उसको समझ नहीं पाता, जबकि DBMS में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन से। efficient data access, फाइल सिस्टम में सर्चिंग फॉर डेटा रिक्वायर गोइंग थ्रू इंटायर फाइल्स, हमें मैनुअली सर्च करना पड़ता है, जबकि डेटाबेस में यहाँ पे सर्चिंग आपकी आसानी से हो जाती है। मान लो, देखिए, अगर मैं कोई डेटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4, तो मेरा आसानी से ये डेटा जो 4 नंबर का होगा वो आपका आ जाएगा। ये है 4 नंबर का, ये वाला डेटा आ गया, आसानी से सर्च कर सकते हैं, जबकि फाइल सिस्टम में बहुत मैनुअली हमें देखना पड़ता है। बैकअप एंड रिकवरी, फाइल सिस्टम में इफ ए फाइल इज लॉस्ट करप्टेड रिकवरी इज हार्ड, जबकि फाइल सिस्टम में रिकवरी हार्ड होती है। DBMS प्रोवाइड ऑटोमेटिक बैकअप होता है, इसमें रिकवरी खुद इसमें हो सकती है। जबकि कंकरेंसी कंट्रोल, इफ टू पीपल एडिट द सेम डेटा, एनी चेंजेस में ओवरराइट देता है, फाइल सिस्टम में ओवरराइट कर देता है, जबकि DBMS में ये परमिशन नहीं देता, जो एक बार चेंजेस हो गया दूसरे को वो नहीं करने देता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका कौन सा, ट्रेन की बुकिंग सिस्टम। तो DBMS इज मोर रिलायबल, सिक्योर एंड एफिशिएंट देन द फाइल सिस्टम। तो ये था DBMS कॉन्सेप्ट। थैंक्स।